हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जय माता दी लर्निंग प्रोग्राम। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता। मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसकी निरक्षीय स्थिति मतलब उसके ऊपर की ओर उसकी जो रेखा होती है, जो आधार की रेखा होती है, उसके ऊपर की ओर मतलब कोई पॉइंट अगर दिया हो तो वहां पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, तो आज की वीडियो हम ये सीखेंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ तो मेरे दोस्त, आज शुरू करते हैं आज की क्लास। हमें फाइंड करना है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। क्या प्राप्त करना है? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पे तीव्रता। सबसे पहले हम बनाएंगे एक वैद्युत द्विध्रुव। क्या बनाएंगे? एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। हमने मान लिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका हमने नाम दे रखा ए बी। हमने क्या नाम दे रखा? ए बी रख सकते हो, पी क्यू रख सकते हो, आर एस रख सकते हो, जो मन आए वो रख सकते हो मेरे भाई। हमने ए बी मान रखा जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू से बना है। और इसकी निरक्षीय रेखा या इसकी निरक्षीय रेखा पर कह सकते हैं, ये निरक्षीय स्थिति पे कह सकते हैं। ठीक, ये अनुप्रस्थ स्थिति भी कह सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ स्थिति में भी कह सकते हैं कि हम। और वो स्थिति कैसी होती है? मतलब जैसे डाइपोल है, अच्छा वाला आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इस तरफ या इस तरफ हो सकता है। बाकी निरक्ष का सिस्टम जो होता है वो ऊपर की ओर। मतलब कि ये जो रेखा है, ये जो लाइन है जो ए और बी को मिला रही है, फिर से वो ये जो रेखा है ए और बी को जो मिला रही है, इसका मध्य पॉइंट क्या होगा? मतलब कि मिडिल पॉइंट जो होगा यहाँ पर होगा। इसको हमने ओ नाम दे रखा। क्या नाम दिया? ओ। यहां से मान लो आर दूरी है, ये बिंदु पी है एक पॉइंट, और यहां से यहां तक की जो दूरी है ये वाली दूरी आर मीटर है। अब यहां से यहां तक की दूरी आर मीटर है और हमें यहीं पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है यहाँ पर। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो मेरे दोस्त, एक बार फिर से ये बिंदु हमने पी मान रखा। अब देखो तीव्रता जो होगी और वैद्युत क्षेत्र होगा, ये तीव्रता जो भी होगी वो किसी आवेश के कारण होगी। तीव्रता होगी वो किसी आवेश के कारण होगी कि नहीं होगी? और यदि तीव्रता किसी आवेश के कारण होगी तो आवेश यहाँ पर है और यहाँ पर है। तीव्रता तो आवेश के कारण होती है, आवेश यहाँ पर है, यहाँ पर मतलब तीव्रता तो इनसे होगी। यहाँ पर तो कोई चार्ज ही नहीं मेरे भाई, तो तीव्रता काहे की? चार्ज नहीं तो तीव्रता काहे की? तो तीव्रता इसकी वजह से यहाँ पर तीव्रता मतलब किस माइनस क्यू से तीव्रता यहाँ पर, प्लस क्यू से तीव्रता यहाँ पर। डायरेक्शन आपको पता है क्योंकि माइनस क्यू जो चार्ज होता है उसकी दिशा माइनस क्यू की ओर, मतलब माइनस क्यू की ओर। मतलब इसकी डायरेक्शन जो होगी ये वाली होगी और प्लस क्यू वाली इस तरफ दूर जाएगी ऐसे। ठीक, इसको मिला दे, इसको मिला दिया। मतलब कि इसके कारण जो तीव्रता होगी इसकी डायरेक्शन ये वाली होगी। इसको हमने क्या मान रखा? ये वाली डायरेक्शन को हमने E1 मान रखा। क्या मान लिया? E1। और ये वाली जो डायरेक्शन है जो ऐसे आ रही, इसको हमने E2 मान रखा। ठीक, और ये पॉइंट P है, ये वाली दूरी R है। अब देखो, अब तीव्रता इसके कारण यहाँ पर है, इसके कारण यहाँ पर है, तो भाई साहब हमें तो ये वाली दूरी भी निकालनी पड़ेगी, ये वाली दूरी भी निकालनी पड़ेगी। ये दूरी कितनी होगी? तो वैद्युत द्विध्रुव है, ये वाली दूरी R है और इनके बीच की जो दूरी होती है वो 2L होती है, अर्थात L दूरी। मतलब कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, वो माइनस क्यू प्लस क्यू से बना होता है। बीच की दूरी 2L, आधी दूरी ये वाली L, आधी दूरी ये वाली L, टोटल 2L। ये L 2L, ये वाली दूरी R है। ये वाला समकोण त्रिभुज है, देखो ये 90 डिग्री का एंगल है। और समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात हमें ये वाली भुजा फाइंड करनी है, पी भी फाइंड करनी है और ए पी फाइंड करनी है। देखो कैसे निकालेंगे? ए पी बराबर, पहले देखो फार्मूला लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है? कर्ण जो हमें फाइंड करना है वो है एपी। क्या फाइंड करना है? एपी का स्क्वायर। लंब क्या है? ये वाला, यही तो लंब है, आर स्क्वायर।
प्लस आधार, आधार क्या है यल, यल का स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर लगा, इधर रूट लग जाएगा, इधर स्क्वायर लिखा है, इधर रूट लग जाएगा, अर्थात एपी बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अर्थात हमें ये वाली जो दूरी है वो मिल गई, कितनी आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेल स्क्वायर। ये वाली दूरी हमने फाइंड आउट कर ली, आर स्क्वायर प्लस जेल स्क्वायर। बची दूरी हमारे पास बीपी, कौन वाली बची बीपी, ठीक। इसमें भी यही वाला हमें बीपी फाइंड करना है। बीपी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। अब ये वाला त्रिभुज देखो, पहले इसको छोड़ दो। अब पीबीओ त्रिभुज देखो, पीबीओ या ओपीबी कुछ भी कह सकते हैं। इसमें ये वाली भुजा लंब है, अर्थात इसका स्क्वायर अर्थात आर का स्क्वायर प्लस आधार ये है ओबी अर्थात यल, यल का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अर्थात बीपी बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अर्थात ये वाली जो दूरी हमने फाइंड आउट की, ये क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ठीक। अब अगर हम तीव्रताएं निकालें, अब आगे हम तीव्रताएं निकालेंगे, तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे, पहले देखो हमें जो लिखना है हम वो बता दें। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको लिखना ही पड़ेगा। जो आपने जो किया है वही लिखना है, जो किया है वही लिखना है और कुछ नहीं लिखना। मान लिया कि या माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव एबी है जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से मिलकर के बना है, और इसके बीच की दूरी 2l है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव है तो जाहिर सी बात है दूरी 2l ही होगी। ये दूरी 2l है, यहाँ से यहाँ तक ये है 2l है। और इसकी निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर कहें या इसके लंबार्धक रेखा के मध्य बिंदु से, किताब की भाषा में इसके लंबार्धक रेखा के मध्य बिंदु से या इसकी निरक्षीय स्थिति पर सीधे लिख दो। आर दूरी पर, आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। तो इसके लिए माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी, माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी बराबर कितनी निकाली हमने अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। मतलब कि हमने इस आवेश के कारण यहाँ पर दूरी और इस आवेश के कारण यहाँ पर दूरी फाइंड कर ली। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इनके कारण तीव्रताएं निकालनी है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इनके कारण तीव्रताएं निकालनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसकी तीव्रता हमने E1 मान रखी है। प्लस क्यू चार्ज की तीव्रता हमने E1 मान रखी है, माइनस क्यू के चार्ज की तीव्रता E2 मान रखी है। तो लिखेंगे आगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, मतलब कि प्लस क्यू आवेश के कारण, ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसके कारण हम यहाँ पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की E1 बराबर क्या मान रखा E1 बराबर, ठीक। अब अगर कोई आवेश, किसी आवेश से कोई चार्ज किसी आवेश से कुछ दूरी आर दूरी पर कोई पॉइंट दिया हो तो उसकी तीव्रता का फार्मूला आपको पता है, क्या होता था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, क्यों यही तो होता था मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, यही तो होता था कि अगर कोई आवेश से कुछ आर दूरी पर या कुछ भी दूरी पर अगर कोई बिंदु है या कोई पॉइंट है तो वहां पर तीव्रता जो होती थी वही होती थी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू मतलब जो है आवेश है, प्लस क्यू माइनस क्यू। आपको पता है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमें आवेश की डायरेक्शन बताते हैं, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बताते हैं। अर्थात हमें क्यू से मतलब है क्यू अपन आर स्क्वायर।
अब प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी, प्लस क्यू चार्ज से बिंदु P की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर अर्थात E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इट इज इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट, मतलब कि हमने प्लस क्यू आवेश से बिंदु P पर तीव्रता निकाल ली। कितनी आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, ये तो हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं माइनस क्यू से बता दूं। ले लिया, मैनेज कर दूं? चलो मैनेज करते रहे। अब आगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ये वाला जो हमारा चार्ज है माइनस क्यू, इससे ये जो दूरी है यहाँ पर, इतनी दूरी पर जो बिंदु P है, अब हमें यहाँ पर तीव्रता क्या होगी? तो फिर फार्मूला वही E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। याद है ना मेरा स्कूलो? इसको हमने क्या मान रखा है E2, अर्थात E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। माइनस का हो या प्लस का हो बता रखा है आपको, कि सिर्फ हमें डायरेक्शन बताता है चार्ज की, अर्थात क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर का मान क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इट इज द इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा इक्वेशन सेकंड आ गया, मतलब E2 का मान जो है वो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और E1 का मान क्या आया था? और E1 का मान आया था मेरे ख्याल से, E1 बराबर निकाला था हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यही तो निकाला था, देख लो पीछे, ये समीकरण फर्स्ट था। अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मतलब इसको और इसको देखो इनको समान है, बराबर है। देखो E1 E2 के बराबर है, अर्थात हम देख सकते हैं कि E1 इज इक्वल टू E2, यही तो है, E1 और E2 के बराबर है, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। E1 और E2 के बराबर हैं। ठीक, इतना हो गया। अब आगे, अब हम परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे? अब हम परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे? तो थोड़ा इधर देखो, थोड़ा चित्र में देखो, दिखा जाएगा नहीं? अब कल चित्र में देखो, मान लो कि ये कोण थीटा है, ये कोण कितना है? मान लिया हमने कि ये वाला कोण थीटा है। अब ये कोण थीटा है, पहले हमने ए बी के समांतर यहां पर एक लाइन ड्रा की, ए बी के पैरेलल एक लाइन सीधी मान लो ड्रा की, सीधी। अब ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला कोण भी कितना होगा? थीटा होगा, क्योंकि संगत कोण है और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अब ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा? थीटा होगा। अब हमने इसको क्या किया, अगर हमने कोण थीटा लिया है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हमने ये जो इस पॉइंट है यहाँ पर जो E2 है और E1 है, जो तीव्रताएं हैं, जो E1 और E2 जो अलग अलग तीव्रताएं हैं, इनको हमने इसके समांतर घटकों में वियोजित कर दिया। समांतर घटक मतलब कि एक घटक इस तरह कुछ फिगर ड्रा कर दिया, मतलब इस तरफ, इसे हमने मान लिया E1 sin थीटा,
ये वाली डायरेक्शन होगी नीचे की आपको इस तरफ E2 साइन थीटा, ठीक। और ये वाली डायरेक्शन, अब ये वाले इसके डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब इसकी दिशा ये वाली होगी, अर्थात E1 cos थीटा। अब E2 की दिशा इस तरफ है, मतलब इसकी दिशा भी इस तरफ होगी, E2 cos थीटा, मतलब E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। मतलब ध्यान देने योग्य बात ये है कि इस चित्र में हमने क्या किया है, इस चित्र में हमने ये किया है कि ये जो हमारी परिणाम जो तीव्रताएं हैं माइनस Q और प्लस Q का जो तीव्रताएं हैं E1 और E2 जो तीव्रताएं हैं उनको हमने AB के ये जो AB है मतलब द्विध्रुव है, इसके समांतर सीधी और लंबवत घटक, समांतर और लंबवत घटक में वियोजित कर दिया है। समांतर मतलब इस तरफ, लंबवत मतलब इस तरफ, मतलब डायरेक्शन बना दी है। और ये वाला कोण हमें फाइंड है, अर्थात उससे भी ये वाली जो है ये x डायरेक्शन में है, ये y डायरेक्शन में है, ये x अक्ष की डायरेक्शन में, y अक्ष की डायरेक्शन में। और जो भी चीज x अक्ष की डायरेक्शन में अगर होती है तो उस तरफ cos थीटा लिया जाता है, अधिकांशतः ये सही होता है। अर्थात E1 की जो दिशा होगी, ये वाली जो समांतर घटक होगा, इसका जो समांतर घटक होगा E1 की दिशा ये वाली है, तो ये वाला E1 cos थीटा। E2 की दिशा इस तरफ है, मतलब इसी साइड में है, तो मतलब E2 cos थीटा। और लंबवत घटक E1 ऊपर की ओर E1 cos थीटा, इसकी दिशा इस तरफ है, अर्थात ये E2 sin थीटा। अब देखो E1 sin थीटा, E2 sin थीटा जस्ट अपोजिट है, क्योंकि E1 और E2 तो हमें पता है ना, हमें तो पता है कि E1 और E2 परस्पर बराबर हैं। जब E1 E2 बराबर है तो फिर इनके लंबवत और समांतर घटक भी बराबर होंगे, अर्थात ये आपस में एक दूसरे को प्रभावहीन कर देंगे या निष्क्रिय कर देंगे। ठीक, समझ में आया? ये तो रही इतनी बात। अब बात करेंगे और आगे की। ठीक, अब हमें निकालनी है परिणामी तीव्रता। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? परिणामी तीव्रता फाइंड आउट करना है। ठीक, तो कैसे निकालें? पहले मैं इसको रेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। अब लिखेंगे परिणामी तीव्रता E बराबर क्या? परिणामी तीव्रता E बराबर, अब ये E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा एक डायरेक्शन में है, ये वाला तो फिनिश हो जाएंगे, एक दूसरे को प्रभावहीन कर देंगे या निष्क्रिय कर देंगे, परंतु ये एक ही डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएंगे। परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा इज इक्वल टू, अब E1 E2 के बराबर, तो यहाँ पर भी E1 cos थीटा लिखे दे रहे हैं, अर्थात 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा। अब E1 का मान रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा। देखो E1 ऐड हो जाएंगे तो 2E1 cos थीटा, E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, 2 लिखा है, 2 एक जगह cos थीटा लिखा है, cos थीटा लिखा है। अब समस्या है cos थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? हमें cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे निकालेंगे? cos थीटा, ये कोण थीटा है, ये वाला cos थीटा कोण है। अगर जब cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये वाला कोण थीटा है, आधार क्या है? यल। आधार क्या है? यल। कर्ण क्या है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी क्या? यल अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू 2L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यही तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो यार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक, अब देखो आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये लिखा है Q इंटू 2L, Q गुणे में लिखा है ना, Q के साथ 2L लिखा है कि नहीं लिखा? Q के साथ गुणे में 2L लिखा है कि नहीं लिखा? अब Q इंटू 2L क्या होता है? P क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अर्थात ये हो गया टोटल P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। देखो किसी की अगर घात में कोई भी शब्द लिखा है, दो भी लिखा है, अगर उसके पावर में अंडर रूट लिखा होता है तो उसका मतलब होता है पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर में 1/2। ठीक, अर्थात ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर में 1/2 लिखा है। मतलब कि साइड में देख लो, इधर इसको मैं दिखा दूं। ठीक, अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर में 1/2। अर्थात इसकी पावर 1 है, अर्थात कि इसको हमने मान लिया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक, और 1/2 है। अब ये दोनों गुणे में लिखे हैं तो मेरे बोल, मेरे दोस्त, मेरे भाई, गुणे में घातें जुड़ती हैं, गुणे में घातें जुड़ती हैं। और जब गुणे में घातें जुड़ती हैं तो जाहिर सी बात है ये 1 है, ये 1/2 है, ऐड हो जाएंगे। ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 है। अर्थात ऐड हो जाएगा, क्या बन गया? 1 + 1/2 = 3/2 होता है ना? होता है कि नहीं होता? 2 1 कम 2, 3/2। अर्थात टोटल आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। नहीं तो आएगा? आएगा नहीं आएगा भाई? इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, ऐड करोगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा। क्योंकि घातें गुणे में हैं, जुड़ जाएंगी, और भाग में घातें घट जाती हैं। ठीक, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो गई परिणामी तीव्रता ई बराबर। ठीक, ये क्या हो गई? परिणामी तीव्रता ई बराबर अंडर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको रेज कर देते हैं और बाकी का इधर बता दें। अब हमें पता है, थोड़ा फिगर देखो, अब थोड़ा फिगर देखो, ये जो दूरी है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, पहले वैद्युत द्विध्रुव के डेफिनेशन से आप लोग समझ सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम है जिसमें कि जो कि बहुत, जिसके बीच दूरी बहुत अल्प होती है या बहुत कम होती है। ठीक, मतलब ये जो दूरी होती है 2l दूरी, ये बहुत कम होती है, तो l जो होगी वो और कम होगी। मतलब 2l इतना करीब है तो l और भी करीब होगा, और उसका भी आधा है। अर्थात l इज लेस देन r। क्यों? l इज लेस देन r, अर्थात l का मान r की तुलना में और छोटा है, तो l स्क्वायर लिखा है। l स्क्वायर का मान तो r स्क्वायर की तुलना में और छोटा होगा, तो l स्क्वायर का मान r स्क्वायर की तुलना में और छोटा होगा। सो इसलिए l स्क्वायर इज लेस देन r स्क्वायर। ठीक, या l स्क्वायर को नगण्य मानने पर l स्क्वायर को छोड़ दिया हमने। मतलब कि हमारे पास क्या बचा? e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, ये बचा हमारे पास। क्योंकि देखो यल स्क्वायर है, यल स्क्वायर को यल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने का मतलब है ना के बराबर मानने पर, हमने उसको छोड़ दिया। यल स्क्वायर को हमने छोड़ दिया, बेचारा यल जब गरीब है, यल स्क्वायर और गरीब है तो हमने उसको छोड़ दिया। ठीक, अर्थात यल स्क्वायर को छोड़ने पर या यल स्क्वायर को नगण्य मानने पर हमें क्या बचा? e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। फिर e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर इनटू, ये भाई देखो गुणे में लिखिए, अर्थात 3/2 लिखा है, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब। क्या बचेगा? p अपॉन आर क्यूब। इधर e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब। ये तो हो गया वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति का फार्मूला, जो कि हमने डिराइव कर लिया। e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब। ठीक, तो ये हो गया कंप्लीट आपका। और जहां समझ में ना आया हो तो बता सकते हैं,
और आपने देखो मोबाइल हम आपके हाथ आपके अनुसार हम चल रहे हैं, जैसा हमें चलाना चाहेंगे हम वैसा चलेंगे। आपको समझ नहीं आ रहा है वीडियो फिर से पॉज कीजिए, फिर से बैक करिए, फिर से देखिए, जब जितनी बार समझ रहा है उतनी बार देखो, चल तो आपके हाथ में रहे ना। ठीक, तो इसको मैं रेज कर दूं, स्क्रीनशॉट आप ले लें, इसको मैं रेज करे दे रहा हूँ। तो ये रही वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता। अब हम देखो, अब थोड़ा देखो और देखो, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर तीव्रता प्राप्त कर ली और निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता प्राप्त कर ली हमने। अब हम जानेंगे कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या होता है, अर्थात इनके बीच में अंतर काहे का होता है, या इनकी अगर हम तुलना करें, अर्थात अक्ष एवं निरक्ष की तुलना, अक्ष एवं निरक्ष की तुलना, मतलब कि अक्षीय स्थिति पर तीव्रता और निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता की अगर हम तुलना करें तो क्या करेंगे। तो पहले हम ई अक्षीय लिख देंगे। अक्षीय स्थिति पर तीव्रता का फार्मूला क्या होता था, 1/4πε0 2p/r³, ये होता था 2p/r³। ठीक, और इन निरक्षीय का जो हमने अभी अभी डिराइव किया है 1/4πε0 p/r³। अब अगर हम इनकी तुलना करें, अर्थात ई अक्षीय बटे ई निरक्षीय करें, समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग दें। ठीक, समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग दें तो क्या होगा, देखो ई अक्षीय बटे ई निरक्षीय बराबर 1/4πε0 2p/r³ बटे 1/4πε0 p/r³। इससे ये कट गया, r³ से r³ कट गया, p से p कट गया, बचा क्या, क्या बचा, ई अक्षीय बटे ई निरक्षीय बराबर 2, अर्थात ई अक्षीय बराबर 2 × निरक्षीय। इसका मतलब ये है, अगर हम कोई मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसकी अक्षीय स्थिति पर जो तीव्रता होती है उसकी निरक्षीय स्थिति की तीव्रता की 2 गुनी होती है। मतलब कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसकी इस डायरेक्शन में जो तीव्रता होगी इसके लंबवत दिशा में 2 गुनी होती है, अर्थात अक्षीय स्थिति की तीव्रता निरक्षीय स्थिति की तीव्रता की जस्ट 2 गुना होती है। ये तो रहा निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।